हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ ब्रेन। और आज हम अपने लाइफ प्रोसेस चैप्टर का वन शॉट वीडियो कवर करेंगे। इसमें हम हैंड रिटन नोट्स के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन और सारा एक्सप्लेनेशन एक ही बार में ख़त्म करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्लास 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। तो उसमें हम आज डिस्कस करेंगे लाइफ प्रोसेस के सभी टॉपिक्स को, और जितने भी उसमें सब टॉपिक्स हैं सारे कवर करेंगे सिर्फ एक ही वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेसिकली लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस की हमारी एक सिंपल सी डिफिनीशन है, ऑल द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो सारी प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती हैं वो हमारी लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। इसका एग्जांपल जैसे न्यूट्रिशन भी एक प्रोसेस है जो हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। न्यूट्रिशन हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन बेसिकली है क्या? न्यूट्रिशन, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। इट मीन्स जो हम खाना खाते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके आगे अगर मैं ये लिख दूँ प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन, तो ये ज़्यादा उसे अच्छा रहेगा, आप नोट कर सकते हैं। ये डिफिनीशन भी ठीक है। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कितने टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन? 2 टाइप के होते हैं। उनके मोड्स पे अगर हम क्लासीफाई करें तो 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा ऑटोट्रॉपिक होता है, एक हमारा हेट्रोट्रॉपिक होता है। तो ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है? ऑटोट्रॉपिक में जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर फोटोट्रॉप। इसका एग्जांपल जैसे प्लांट, बैक्टीरिया। एंड हेट्रोट्रॉप डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। जो हेट्रोट्रॉप होते हैं वो दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे हम ह्यूमन और पैरासाइट। एंड जो ऑटोट्रॉपिक में जैसे प्लांट आते हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ किया जाता है, जो आप 7 से पढ़ते आ रहे होंगे। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल का यूज करके हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन उसमें प्रोडक्ट मिलता है। और फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स क्या हैं? ये स्टेप्स आते हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वो स्टेप हैं ट्रैपिंग ऑफ। फर्स्ट स्टेप है हमारा ट्रैपिंग ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। जो हमारा सनलाइट होती है वो क्लोरोफिल उसे ट्रैप कर लेती है। क्लोरोफिल के क्लोरोप्लास्ट वाले ऑर्गन में ज़्यादा ट्रैप होती हैं। एंड सेकेंड प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरी प्रोसेस क्या है? जो लाइट एनर्जी होती है हमारी, जो सनलाइट से एनर्जी ली जाती है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और फोटोलाइसिस होती है वाटर की। थर्ड प्रोसेस है हमारा CO2 इज़ कन्वर्ट टू C6H12O6, और ये फार्मूला है हमारे ग्लूकोज का। ये हमारे ग्लूकोज का फार्मूला है। ये हमारे ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही 3 स्टेप है जो हमारे फोटोसिंथेसिस में ऑकर करते हैं। और ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये हमारे क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन्स में होती है। तो चलिए अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिस्क्राइब करते हैं। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने डिटेल्स वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं पूरा इसका वन शॉट वीडियो हैंड रिटन नोट्स के साथ दूंगा। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल क्या हैं? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं, और इसके 2 टाइप होते हैं। पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों पर रहते हैं, जैसे हमारे टिक्स हो गई, लाइस हो गया, लीच हो गया। और हम अगर प्लांट में देखें तो ये हमारे एनिमल्स में थे। और अगर हम प्लांट पे देखें तो हमारा कस्क्यूटा प्लांट ऐसा है जो दूसरों पे रहता है, अपना वो फूड नहीं प्रिपेयर करता है, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का दूसरा पार्ट है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होते हैं? जो कि डेड और डिकेइंग मैटर में ग्रो करते हैं, उन्हें हम सैप्रोफाइट कहते हैं। जैसे हमारे जो हमें पता है सैप्रोफाइट वही होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर में ग्रो करते हैं। जैसे कोई चीज़ सड़ गल गया है उसे खाते हैं और उससे
उससे अपना न्यूट्रिशन फेड करते हैं, तो उन्हें हम सैप्रोफाइट कहते हैं। इन्हें हम स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है स्कैवेंजर्स ऑफ सेल किसे कहते हैं। स्कैवेंजर्स ऑफ सेल हमें लाइसोसोम्स को कहते हैं, क्योंकि जो सड़े गले चीज़ होते हैं उन्हें जो खा जाए उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, और जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखे उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल क्या हैं, जैसे फंजाई और हमारे कुछ बैक्टीरिया, वो सैप्रोफाइट में आते हैं। एक हमारे और अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही आता है, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में पूरे बॉडी पार्ट्स का यूज होता है। जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में होती है। अमीबा में 5 स्टेप में होती है। पहला इंजेक्शन होता है। इन में पता है अमीबा में स्यूडोपोडिया होता है, जो उसके फूड को ट्रैप करने में हेल्प करता है फ्लेक्सिबल मूवमेंट में। पहला अमीबा में इंजेक्शन होता है, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमुलेशन एंड पांचवा इजेशन। एसिमुलेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ हमारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम एसिमुलेशन कहते हैं, जिसमें हमारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया जाता है। न्यूट्रिएंट्स जिसमें हमारा एब्जॉर्ब किया जाता है उस प्रोसेस को हम एसिमुलेशन कहते हैं। अब हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे होता है। हमारा न्यूट्रिशन ह्यूमन में हमारे माउथ से शुरू होता है, और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लार्ज इंटेस्टाइन तक हमारा न्यूट्रिशन होता है। तो कैसे होता है, चलिए इसे डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे ह्यूमन में न्यूट्रिशन हमारे माउथ से शुरू होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एंड होता है। तो हमारे माउथ में हमारा सलाइवा जो हमारा सलाइवा होता है, उसमें हमें पता है कि इसमें एक एंजाइम पाई जाती है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज, और ये हमारा स्टार्च डाइजेस्ट करता है, और हमारे माउथ में 60% तक स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है। अगर आपको ये पता हो तो इसे नोट कर लीजिएगा। कि सारे नोट्स हैंड रिटेन अगर आपको नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। हमें पता है कि सलाइवरी एमाइलेज 60% तक स्टार्च डाइजेस्ट कर सकता है। और ये कैसे डाइजेस्ट करता है, तो हमें सलाइवरी एमाइलेज में एक ख़ास तरह का आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज़म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म, उसकी वजह से उसके बाद हमारा फूड सलाइवा के साथ मिक्स होता है और एसोफेगस से पास होता है, और एसोफेगस में हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को आप कर्व मूवमेंट भी कह सकते हैं, और ये हमारा CBSE 2013 का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोशन ऑकर्स इन द एसोफेगस। तो एसोफेगस में हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, ऊबड़ खाबड़ मूवमेंट। और फिर उसके बाद जो हमारा फूड होता है वो हमारे स्टमच में जाता है, और हमारे स्टमच में 3 चीज़ें होती हैं। पहले हमारे स्टमच में HCl होती है, जो HCl होती है, और दूसरा पेप्सिन होती है, और तीसरा हमारा म्यूकस होता है। तो इन तीनों का वर्क क्या है इसे देखते हैं। तो हमें पता है हमारा HCl क्या करता है, हमारा HCl हमारे पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। अब क्यों एक्टिवेट करता है पेप्सिन को, इसलिए एक्टिवेट करता है क्योंकि हमें पता है पेप्सिन हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। अगर वो इसे एक्टिवेट नहीं करेगा तो हमारा प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा। और HCl एक और काम करता है, हमारे फूड को वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसे एसिडिक बनाता है। हमारे फूड को वो एसिडिक बनाया करता है, जिससे बाद में वो फूड हमारा न्यूट्रल हो सके। हमारे फूड को वो एसिडिक बनाता है। और स्टोमच में जो हमारा पेप्सिन होता है, इसका वर्क होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमारा स्टोमच में एक म्यूकस होता है, म्यूकस एंजाइम, उसका वर्क क्या होता है, म्यूकस एंजाइम का वर्क होता है कि हमारे स्टोमच को HCl से प्रोटेक्ट करना। हमें पता है कि HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर वो किसी भी पार्ट को टच करता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो म्यूकस एक इनर लाइनिंग क्रिएट कर देता है, जिससे हमारा जो स्टमच होता है वो HCl का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता है। और एक और फैक्ट कि जो सलाइवरी एमाइलेज होता है, इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं टाइलिन। ये P से शुरू होता है, टाइलिन। फिर उसके बाद ये जो हमारा स्टोमच से जाता है तो हमारा लीवर एक बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और हमारा पैंक्रियाज जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है। इन दोनों का वर्क क्या है, तो
तो हमारा बाइल जूस जो होता है वो इमल्शन ऑफ फैट करता है, यानी फ़ैट को डाइजेस्ट करता है और हमारे फूड को न्यूट्रलाइज़ करता है। अब कैसे न्यूट्रलाइज़ करता है, तो हमने अभी देखा कि HCl ने हमारे फूड को एसिडिक बना दिया और बाइल जूस बेसिक नेचर का होता है। जो हमें पता है हमारा बाइल जूस बेसिक नेचर का होता है, तो हमारे फूड को जब हमें पता है कि बेसिक और जब हमारा एसिडिक रिएक्ट करता है तो वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म करता है और इसी तरह से हमारा फूड न्यूट्रलाइज हो जाता है। और पैंक्रियाटिक जूस का वर्क क्या है? पैंक्रियाटिक जूस में 2 तरह के एंजाइम होते हैं, एक ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन का वर्क क्या है? ट्रिप्सिन का वर्क है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज का वर्क क्या होता है कि लाइपेज हमारा फैट डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट फैट। लाइपेज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमारा फैट डाइजेस्ट करता है। उसके बाद ये हमारा जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है और उसके बाद हमारा जो वाटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वही मैंने आपको बताया, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होता है। इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे रेक्टम में रहता है एक डेफिनेट टाइम तक। उसके बाद जब हमारा ब्रेन सिग्नल करता है तो ये एनस के थ्रू हमारा वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएट हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जो हमारा न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो इस प्रोसेस को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। रेस्पायरेशन में हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो हमारे सिंपलेस्ट पार्ट में टूटता है। इसे हम सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं क्योंकि हमारे सेलुलर लेवल पे होती है इसलिए। और रेस्पायरेशन कितने टाइप के होते हैं? रेस्पायरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पायरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, एनारोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होती है। तो एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन में यही एक डिफरेंस होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, एनारोबिक में नहीं होती। और जो हमारे प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू पाते हैं। आपको पता होगा कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते ही हैं लेकिन रात में प्लांट ऑक्सीजन भी लेते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि रात में प्लांट के नीचे नहीं लेटना चाहिए क्योंकि वो भी रात को ऑक्सीजन लेते हैं। और रेस्पायरेशन टेरेस्ट्रियल एनिमल कैसे होता है? वह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो पानी में रहते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए इनका रेट ऑफ रेस्पायरेशन ज़्यादा होता है एक्वेटिक एनिमल्स का। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस एंड इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है सिंपली। इन ब्रीदिंग वी ओनली इनहेल और एक्सहेल गैसेस। ये हम ब्रीदिंग में सिर्फ और इनहेल और एक्सहेल करते हैं गैसेस को। कई लोग सोचते हैं ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन सेम है, लेकिन ये अलग अलग होता है। आप ये कह सकते हैं ब्रीदिंग जो है वो रेस्पायरेशन का पार्ट है और हमारा रेस्पायरेशन एक केमिकल चेंज है, एंड जबकि हमारा ब्रीदिंग एक फिजिकल चेंज होता है। ये डायग्राम है, ये हमारा नेज़ल कैविटी है जहाँ पे हमारा डस्ट फिल्टर होता है। यहाँ पे हमारा नेज़ल कैविटी है, यहाँ से नेज़ल पास होता है और यहीं पे हमारा डस्ट फिल्टर होता है। और ये कार्टिलेज रिंग है जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। कार्टिलेज रिंग्स या फिर इसे हम ट्रैकिया भी कह सकते हैं। ट्रैकिया एक मिनट। ट्रैकिया, इसे हम ट्रैकिया कहते हैं और ये हमारे मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रैकिया कहते हैं। और ये हमारा कॉस्टल मसल्स होते हैं जो हमारे ब्रोंकियोल के साइड में होते हैं और ये हमारे ब्रोंकियोल्स हैं जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं, एंड ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर हैं इन्हें हम एल्वोलाई कहते हैं। और यहीं पे हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ये दोनों हमारे ब्रोंकाई हैं, इन्हीं ब्रोंकाई से हमारे ब्रोंकियोल्स निकलते हैं। और ये हमारा नीचे डायफ्राम है जो हमारे पेरिफेरल लेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। और जब हम सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम जो होता है वो कंट्रैक्ट करता है और हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है। मतलब हमारे ये कह सकते हैं हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं
हमारे जो लंग्स होते हैं वो फैलते हैं, जबकि हमारा डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है। और एक्सहेलेशन में इसका अपोजिट होता है, डायफ्राम जो होता है वो एक्सपेंड करता है और चेस्ट जो होता है वो हमारा कंप्रेस हो जाता है। तो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ये हमने अभी समझा मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग फिगर से। व्हाट हैपन रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन में सिंपली हमारा ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है। रेस्पिरेशन में हमारा सिंपली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है और पायरूवेट फॉर्म होता है। तो पायरूवेट क्या होता है उसे समझते हैं। तो हमारा पायरूवेट एक सब्सटेंस होता है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से फॉर्म होता है। तो हमें पता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमें पता है ग्लूकोज के पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो पायरूवेट जब बनता है तो उसके पास 3 ही कार्बन मॉलिक्यूल्स बचते हैं। एंड इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। और ये सब हमारा कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये पायरूवेट भी हमारा अलग अलग में, अगर वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन है तो पायरूवेट हमारा CO2 प्लस H2O प्लस ATP बनाएगा, वो भी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये एरोबिक रेस्पिरेशन का टाइप है। अगर ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है, तो अगर ये यीस्ट में हो रहा है तो एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP हमारा फॉर्म होगा। एंड अगर ये पायरूवेट मसल में फॉर्म हो रहा है तो ये लैक्टिका प्लस CO2 प्लस ATP फॉर्म करेगा। ये दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप हैं। एंड ट्रांसपोर्टेशन, और हमारा तीसरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन हमारे ह्यूमंस में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में किस चीज़ का होता है, ह्यूमंस में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। एंड ह्यूमंस में कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वेयर एज प्लांट में मिनरल्स, H2O और फूड का ही ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। और अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग अलग मोड्स होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस के लिए 2 मोड्स होते हैं, एक ब्लड के थ्रू हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक लिम्फ नोड के थ्रू होता है। तो अब समझते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो ब्लड में हमारा डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हमारा ब्लड में पहला टाइप होता है प्लाज्मा, और हमें पता है प्लाज्मा हमारा 55% होता है पूरे ब्लड में हमारा 55% प्लाज्मा होता है। और ये स्ट्रा कलर्ड होता है, स्ट्रा कलर्ड यानी येलोइश कलर्ड होता है। ये एक तरह का फ्लूइड होता है जो बहुत विस्कस होता है, और इसमें 90 to 92% वाटर होता है, 6 to 8% इसमें प्रोटीन होता है, और इसमें कई सारे मिनरल, एंजाइम और प्रोटीन्स मिले होते हैं। दूसरा हमारा ब्लड का है RBC, जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये बहुत रेयर नेम है, अगर आपको इसे याद रखना तो याद रख सकते हैं। ये हमारा बाइकॉन्केव शेप्ड का होता है। इसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जिससे ये ब्लड को, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा सके अच्छे से। और इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, और ये हमारे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में इवॉल्व होता है। तीसरा हमारा टाइप है WBC यानी ल्यूकोसाइट। ये क्या करता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और WBC के 2 टाइप होते हैं, एक हमारा ग्रैनुलोसाइट होता है, एक ग्रैन्युलोसाइट होता है। ग्रैनुलोसाइट किसे कहते हैं, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स कंटेन होते हैं, उन्हें हम ग्रैनुलोसाइट कहते हैं। जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते उन्हें हम एग्रैनुलोसाइट कहते हैं। ग्रैनुलोसाइट के 3 टाइप होते हैं, एक होता है एसिनोफिलिस, दूसरा होता है बेसोफिल, तीसरा होता है न्यूट्रोफिल। एसिनोफिल्स क्या होता है, जिसमें ये WBC का 2 to 5% करता है, और ये किस में हेल्प करता है, जो हमारे एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उसमें हेल्प करता है। जैसे हमें वायरल सर्दी जुकाम हो जाती है तो उसमें से ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और बेसोफिल का वर्क क्या है, बेसोफिल हमारे अलग अलग टाइप के केमिकल को सिक्रेट कर बेसोफिल जो होता है हमारे WBC का सिर्फ 1% कंटेन करता है, और इसमें हमारे कई तरह के केमिकल्स होते हैं, कई तरह के हमारे एंजाइम्स होते हैं, और ये हमारे डिफरेंट एंजाइम को सिक्रेट करके हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। हमारा न्यूट्रोफिल जो होता है ये WBC का 70% पार्ट ऑक्यूपाई करता है, और ये इसका वर्क क्या है कि ये जो अलग अलग फैगोसाइट होते हैं जो हमारे
फॉरेन मटेरियल इंटर हो जाता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस इंटर होता है तो उसे खा जाता है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। और अब हम एग्रैन्युलोसाइट के एग्जांपल देते हैं। तो एग्रैन्युलोसाइट के 2 एग्जांपल होते हैं, एक हमारा मोनोसाइट होता है, एक हमारा लिम्फोसाइट होता है। और मोनोसाइट क्या होते हैं? मोनोसाइट हमारा 2 से 3% होता है WBC का। ये फैगोसाइटिक होता है, मतलब ये भी हमारे फॉरेन मटेरियल को ही खाता है। और लिम्फोसाइट क्या होता है? लिम्फोसाइट हमारा 30 to 32% स्पेस ऑक्यूपाई करता है और ये हमारे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम एंटीबॉडीज़ को ये सीक्रेट नहीं करेगा तो शायद हमारी इम्यूनिटी कभी भी स्ट्रॉन्ग ना हो पाए, इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4th हमारा प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं और इसका फंक्शन क्या है? ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को, इसका ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। और ये जो ब्लड होता है ये हमें पंप कौन करता है? हमें पता है हमारा ब्लड हार्ट पंप करता है। अब हम हार्ट को डिटेल स्ट्रक्चर उसका पढ़ेंगे। तो हार्ट हमारा मसल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कार्डियक मसल से बना होता है, हमने पढ़ा था क्लास 9th में। स्मूथ मसल होती हैं, कार्डियक मसल होती हैं, तो ये हमारा कार्डियक मसल से फॉर्म होता है। और ये अपने आप ही वेयर कर लेता है अपने आप को, और लेकिन फिर अपने आप को रिपेयर कर लेता है। हमें पता है ह्यूमन 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एक राइट आर्टरियम होता है, एक लेफ़्ट आर्टरियम होता है, एक राइट वेंट्रिकल्स होता है और एक लेफ़्ट वेंट्रिकल्स होता है। 4 तरह के हार्ट होते हैं। और एक ये है कि जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती हैं वो आर्टरियम की वॉल से ज़्यादा थिक होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स को ब्लड कई डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाना होता है, जबकि आर्टरियम को ब्लड डिफरेंट ऑर्गन से लेना होता है, इसलिए ऐसा होता है। इसका मतलब है जब हम वेंट्रिकल्स को देखते हैं तो वेंट्रिकल्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसके पास हाई प्रेशर होता है, इसलिए उनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है। नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रेशर के कारण हमारी जो वेंट्रिकल्स होती हैं, वेंट्रिकल्स की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है वो डैमेज भी हो सकती है। और हमारी मेन आर्टरी कौन सी है? हमारी मेन आर्टरी एरोटा है, जिससे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट ऑर्गन्स में पास होता है। फिर हमें पता है कि सर्कुलेटरी इन ह्यूमन में सर्कुलेशन कैसे होता है। तो इसका स्ट्रक्चर है, पहले हमारा पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो ब्लड को लंग तक ले जाती है, और हार्ट से वो ब्लड को लंग, मतलब जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है वो हमारे हार्ट से ब्लड को लेती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और लंग्स तक ले जाती है। और फिर हमारे लंग्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है और वापस से हमारे हार्ट में आता है, हार्ट के लेफ़्ट आर्टरियम में आता है पल्मोनरी वेंस के थ्रू। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, ये फैक्ट ये है कि जो हमारी ब्लड होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी वेंस ले जाती हैं, लेकिन हमारी पल्मोनरी वेंस हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। फिर जो हमारी पल्मोनरी वेंस ब्लड लाती है वो लेफ़्ट आर्टरियम में ट्रांसपोर्ट कर देती है। लेफ़्ट आर्टरियम फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है और जो हमारा ब्लड होता है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और फिर इससे क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल्स पे जाने के बाद वो एरोटा में जाता है और उससे सारे सेल्स में हमारा ब्लड चला जाता है, सारे सेल्स और टिश्यू में। इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, ये रफ स्ट्रक्चर है कि पहले मान लीजिए ये हमारा कोई सेल है, ये हमारा कोई सेल हो गया, यहाँ से हमारा सर्कुलेशन होता है। पहले वो राइट आर्टरियम में गया, राइट आर्टरियम कंट्रैक्ट हुई तो हमारा ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में गया। फिर राइट वेंट्रिकल्स के जाने के बाद राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गई हमारे लंग्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो एक्सहेल हो गई, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वेंस लेके हमारे राइट आर्टरियम में आई, और राइट आर्टरियम फिर हमारी कॉन्ट्रैक्ट होके लेफ़्ट आर्टरियम में आई, और लेफ़्ट आर्टरियम हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई जिससे हमारा ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में चला गया, और फिर वहाँ से एरोटा में जाता है हमारा ब्लड, और वहाँ से सारे सिस्टम में वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। और यहाँ पे 2 बार सर्कुलेशन होती है, एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होती है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है।
आपको पता है आर्टरी जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, और ऐसे ही वेंस सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी वेंस ही ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। और इस सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। और ये तो हमारा हार्ट इन ह्यूमंस था, और अदर एनिमल्स में हमारा हार्ट कैसे पंप होता है, उनमें क्या होता है, तो जो हमारे फिश होते हैं उनमें हमारा टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, और उनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है। जो हमारा एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स यानी एज लाइक लिजार्ड, स्नेक, तो उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है और वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और जो हमारे अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं, आपको पता होगा कि हम भी एक वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रिब केज होती है, वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। हमारे अलावा जो वर्टिब्रेट्स हैं वो उनके पास भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन वो हॉट ब्लडेड होते हैं। एंड अब हम ट्रांसपोर्टेशन में हमारे 2 टाइप थे, एक हमारा ब्लड था वो कवर हो चुका। अब हम अपना लिम्फ पढ़ते हैं। तो लिम्फ क्या है, हमें पता है कि कैपिलरीज में प्लेटलेट्स होती हैं जो कि मिनरल्स ले जाती हैं, और जब ये कैपिलरीज जा रही होती हैं तो इनमें आप कह सकते हैं कि कुछ नेचुरल इसमें डैमेज होता है, जिसकी वजह से हमारा प्लेटलेट जो होता है वो बाहर आ जाता है और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में चला जाता है। और इसका फंक्शन क्या है लिम्फ का, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन ले जाता है। और ये लिम्फ जो होते हैं ये हमारे वेंस में जाकर गिर जाते हैं। और आपको पता है कि सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है, तो सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन हमारा स्प्लीन है। कौन सा है, स्प्लीन है। स्प्लीन, यहीं पे हमारी आरबीसी भी डिस्ट्रक्ट होती हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा लिम्फेटिक ऑर्गन भी है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट कैसे होती है, प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड तो हमारे फ्लोएम के थ्रू हो जाता है। फ्लोएम के 5 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स होता है, कंपेनियन सेल होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर्स होता है। और जबकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हमारा जाइलम के थ्रू ऑकर होता है। इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। और आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी डेड सेल होती हैं, बाकी सभी इसमें लिविंग होती हैं। ये जाइलम पैरेन्काइमा हमारी डेड सेल होती है। अब लास्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो हमारे बॉडी से जो हमारा वेस्ट एक्सक्रिएट होता है उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब एक्सक्रिएशन कितने टाइप के होते हैं, एक्सक्रिएशन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। एक्सक्रिएशन ऑफ CO2 भी होता है जो हमारे लंग्स के थ्रू होता है। एक्सक्रिएशन ऑफ बाइल पिगमेंट होता है जो हमारे यूरिन के थ्रू हमारा बाइल निकल जाता है। और नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जो किडनी के थ्रू हमारा बाहर होता है। और ये हमारा एक्सक्रिएटरी सिस्टम है। पहले हमारा रेनल पेल्विस आता है, फिर हमारा मेडुला आता है, फिर कॉर्टेक्स आता है, और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है जहाँ से हमारा यूरिन पास होता है। अब हम किडनी के एक फंक्शनल यूनिट होती है जो नेफ्रॉन होती है। और यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप होते हैं। पहला हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सर्कुलेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमारा बॉमन कैप्सूल में होता है, बॉमन कैप्सूल के ग्लोमेरुलर में होता है। और रीअब्जॉर्प्शन हमारा हेनली लूप में होता है, जिसे आप PCT भी कह सकते हैं। और हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन हमारा DCT में होता है, जिसे आप डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। तो ये देखिए ये हमारा रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी से ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टियोल, इसको हम एफरेंट आर्टियोल कहते हैं। फिर यहाँ पे हमारा ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलर कैप्सूल को सराउंड किया है, इसे हम बॉमन कैप्सूल कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम ग्लोमेरुल कहते हैं। यहाँ पे ब्लड बहुत प्रेशर में होता है क्योंकि ये इतना क्या कहते हैं आप घुमावदार होती है। फिर बॉमन कैप्सूल से वो हेनली लूप में जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ही एक PCT होता है, जिसे आप
प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल्स कहते हैं, जो हमारा हेनली लूप से पहले पड़ता है। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल्स हमारा जैसे ही बॉमन कैप्सूल के आगे आप निकलेंगे तो वहाँ होता है, और उसके बाद हमारे डक्ट के जाने से पहले ये हमारा एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल होता है। अब हमारा फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है कि ये हमारा ऑस्मो रेगुलेशन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन में मतलब आयंस और वाटर बैलेंस बनाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, और हेमोडायलिसिस ये करता है, मतलब हमारे ब्लड का आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन करता है। नेफ्रॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसे आप नोट कर सकते हैं। एक्सक्रिएशन इन प्लांट, ये हमारी आखिरी टॉपिक है। हमारे प्लांट भी एक्सक्रिएट करते हैं, जैसे हम एक्सक्रिएट करते हैं तो हमारे प्लांट भी एक्सक्रिएट करते हैं। प्लांट अपने गैस जो होते हैं वो स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रिएट करते हैं, और अपना H2O वाटर जो होता है वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस के थ्रू करते हैं, जो वेपर से होता है। और गटेशन वो रूट के थ्रू वाटर को सॉयल में उसे छोड़ देते हैं, और अपना मेटाबॉलिज्म वैक्यूल से। आपने देखा होगा कई बार पेड़ों की शाखाएं फट जाती हैं और उससे एक लिक्विड बाहर आता है, वो भी उनका मेटाबॉलिज्म होता है, वो एक्सक्रिएशन होता है, और वो अपना कुछ वेस्ट सॉयल में भी रिलीज़ कर देते हैं। और इसी के साथ हमारा पूरा थियोरी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलिए, ये if the salivary amylase in lacking in saliva, then which of the following process taking place in the buccal cavity will be affected। इसमें कहा अगर सलाइवरी एमाइलेज जो हमारा माउथ में होता है अगर वो नहीं होगा तो हमारी कौन सी प्रोसेस इफेक्ट होगी। क्या हमारा प्रोटीन अमीनो एसिड में नहीं टूटेगा, या फिर हमारा स्टार्च शुगर में नहीं टूटेगा, या फिर हमारा जो फैटी एसिड है फैट हमारा डाइजेस्ट नहीं होगा, या फिर इंटेस्टाइनल लेयर ब्रेकिंग डाउन। तो इसमें से कौन सा होगा। हमें पता है कि हमारा सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे स्टार्च में इफेक्ट पड़ेगा। और तीसरा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटोट्रॉप इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन गलत है। तो दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड and water, they store carbohydrate in form of starch, they convert water and carbon dioxide into carbohydrate in the absence of light, they constitute first trophic level in the food chain। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते, वो ग्लूकोज वो कार्बोहाइड्रेट तो बनाते हैं, लेकिन अगर एब्सेंस ऑफ सनलाइट में हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो कार्बोहाइड्रेट कभी नहीं फॉर्म हो पाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है इफ़ सलाइवरी एमाइलेज, ये तो हो गया हमारा स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स। ये द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच इज प्रोड्यूस्ड इज प्रोटेक्टेड बाय। अगर हमारा जो हमने पढ़ा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत एसिडिक होता है नेचर में, तो हमारे स्टोमच को कौन प्रोटेक्ट करता है। हमारा म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। हमारा म्यूकस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो विच हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा ऐसा पार्ट है जो लीवर से हमारा बाइल को रिसीव करता है। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसा है जो रिसीव करता है। और बाइल का वर्क क्या होता है। बाइल का वर्क होता है हमारे फूड को न्यूट्रलाइज करना। और ये क्वेश्चन है इफ़ इन स्टोमच HCl इज नॉट प्रोड्यूस विच एंजाइम विल नॉट फंक्शन। अगर हमारे स्टोमच में अगर HCl नहीं प्रोड्यूस होगा तो कौन सा एंजाइम फंक्शन नहीं करेगा। तो हमारा पेप्सिन फंक्शन नहीं करेगा। पेप्सिन कैसे फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यही उसे एक्टिवेट करता है। और पेप्सिन का वर्क क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। और फिर इन विच पार्ट ऑफ द फूड एलिमेंट्री कैनाल फूड, इसमें से कौन आखिरी डाइजेशन कहाँ होती है। तो आखिरी डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ लोग कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, तो मैंने आपको बताया लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा सारा मिनरल डाइजेस्ट हो जाएगा और हमारा वहीं पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे चूज़ द फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैंक्रियाटिक जूस का क्या वर्क होता है। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाई फैट। मैंने आपको ये बताया था कि पैंक्रियाटिक जूस दो टाइप के होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, एक लाइपेज होता है। ट्रिप्सिन का वर्क होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, और लाइपेज का वर्क होता है फैट को डाइजेस्ट करना। और फैट को डाइजेस्ट करने में हमारा बाइल भी हेल्प करता है।
विच आर द फॉलोइंग इक्वेशन इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस की इसमें से कौन सी समरी है, कौन सा राइट आंसर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का, तो सी इज़ द राइट आंसर। ये हमारी प्रोसेस होती है और हमारा कार्बन डाई मतलब हमारा ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर हमारा फॉर्म होता है। अब ये क्वेश्चन है जिसका आंसर मैंने आपको दे दिया। ड्रा डायग्राम टू शो द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल ऑन इट। गाल ब्लैडर हमें स्टोमच बताना था, हमें हमारा स्टोमच लीवर के जस्ट नीचे होता है और हमारा गाल ब्लैडर में हमारा बाइल जूस स्टोर होता है जो कि लीवर के थ्रू हमारा सीक्रेट होता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म हुआ। ये हमारा वन शॉट वीडियो था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।